बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी जब हम पेपर देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ पर जाकर हमें अटका देती है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था और आपने बहुत बड़ी गड़बड़ करी थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको नहीं पता था इसे कैसे सॉल्व करना है। हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है, लेकिन बाद में जाकर पता लगा कि पूरी एनसीईआरटी में कई चीज़ें ऐसी है जो छुपी हुई है और शायद हम इग्नोर कर देते हैं। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए इंट्रो से इम्पैक्ट सीरीज हम लोग शुरू कर चुके हैं और इससे 2 वीडियोस हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूँ यूनिट 3। यूनिट 3 के बारे में इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे सवाल पूछ लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट 3 जो हमारा है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। तो हमने कहा एक लाइन सब जगह कॉमन लिखी हुई है, बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस इज ओनली ब्रॉट अबाउट देयर डाइवर्सिटी। कि भैया आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो उनकी फॉर्म ऑफ अपीयरेंस को, तो आप केवल और केवल उनकी डाइवर्स फॉर्म्स को समझा रहे हो, आप उनके अंदर की स्टडी अभी नहीं कर रहे हो। इट इज द सेल थ्योरी दैट एम्फसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग दिस डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है कि सेल थ्योरी ने ये स्टैब्लिश किया कि भाई ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप डाइवर्सिटी समझा रहे हो, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। और ये सिमिलैरिटीज किस लेवल पर हैं? दैट इज ऑन द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिविजन इज गिवन इन द चैप्टर्स कंप्राइजिंग दिस यूनिट। ठीक है जी। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना, दैट इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस। इसका मतलब क्या है कि सेल थ्योरी जैसे ही हमारे सामने आती है तो हमें एक क्यूरियोसिटी जनरेट करके देती है कि भाई जब आप सेल के बारे में जान रहे हो तो इसके बारे में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं जो शायद बहुत सारे मेजर प्रोसेसेस को इम्पैक्ट करते हों। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस मिस्ट्री was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed। अगेन जो अभी मैंने बात आपको बताई कि हम इसको फिर फर्दर डिटेल में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस वन कैन टेक अ फिजिको-केमिकल अप्रोच। नाउ व्हाट इज अ फिजिको-केमिकल अप्रोच? इसको समझते हैं। देखिए, फिजिको यानी कि फिजिक्स, केमिकल यानी कि केमिस्ट्री। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को, पहले क्या हो रहा है कि भाई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? लेकिन हमने धीरे धीरे समझा कि हम ये सब सब्जेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इनको पढ़ने के लिए हम दूसरे सब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो हमने बायो पढ़ने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो फिजिको केमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम्स टू इन्वेस्टिगेट। सेल फ्री सिस्टम्स यानी कि हम लैब्स के अंदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन साइटोप्लाज्म की क्रिएट करके उसको स्टडी कर रहे हैं। दिस अप्रोच enables us to describe the various processes in molecular terms। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर टर्म्स में हम बहुत सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाए, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, किस तरह से ये ऑपरेट हो रहे हैं, ये सारी फिजियोलॉजी आप समझ पाए। द अप्रोच established by analysis of living tissues और फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर ड्राई वेट और जो इनका फ्रेश वेट है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसी का एनालिसिस किया जाता है। इट विल टेल अस व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड्स डूइंग इनसाइड द सेल। कि भाई आप पहले क्या करो, एक पूरा एनालिसिस निकालो कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स को वहां स्टडी किया, उसके बाद आप देखो इन एलिमेंट्स से कौन से कंपाउंड्स बने, इन कंपाउंड्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन किस तरह से कर रहे हैं, क्या काम आ रहा है। भाई अगर आज ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज क्यों प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो क्या कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बाद एंड इन व्हाट वे दे कैरिड आउट ग्रॉस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स वी आंसर द क्वेश्चन What is the molecular basis of all physiological processes? कि भाई ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और वो क्या काम कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें इससे समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। It can also explain the abnormal processes that occur during any diseased condition। जब आपको फॉर एग्जाम्पल आपने सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल सुना होगा या और भी दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं, एंजाइम्स प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहे हैं, प्रोटीन्स प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहे हैं, तो ये सब कुछ हम से स्टडी कर सकते हैं। दिस
physicochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology। कि जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को यूज करके इसे समझा रहे हो तो इसे आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। कि स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते चले जाओ कि आप सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की जगह ऑर्गेनिज्म से नीचे वाले लेवल पर आए। कैसे आपने शुरू से पढ़ना शुरू किया, एक एक करके लेवल्स को रिड्यूस करते गए और रिड्यूस करके जब स्टडी करी तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जैसे सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। क्लियर? The concepts and techniques of physics and chemistry are applied to understand biology। अभी मैं बता चुका हूँ इन चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, आपको पता है जो चैप्टर है 9, इसके अंदर डिटेल में ब्रीफिंग की गई है, कई सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया है ना। अब साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं बच्चों, किस साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम हमें दिया हुआ है। लास्ट ईयर क्वेश्चन साइंटिस्ट से भी पूछा गया है तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम है GN रामचंद्रन। शुरुआत करते हैं इनके बारे में जानने की। तो सबसे पहला इन्होंने जो फील्ड था इनका वो था प्रोटीन स्ट्रक्चर। हमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट कि इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। और क्या क्या काम किया, तो वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। ठीक है। फिर इसके बाद डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी किया, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ठीक। पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954 एंड हिज एनालिसिस of the allowed conformations of protein through the use of रामचंद्रन प्लॉट। इंपॉर्टेंट। ठीक। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ गई हैं, पहला हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन और दूसरा रामचंद्रन प्लॉट। रैंक अमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री इनके बारे में दी गई। बोर्न ऑन October 8, 1922 in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India। ठीक है। His father was a professor in mathematics at local college and thus had considerable influence in shaping रामचंद्रन's interest in mathematics। तो इनके पिताजी का काफ़ी contribution था इनको मैथ्स की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने में। इसके बाद he graduated in 1942 as a top। After completing the school years, Ramchandran graduated in 1942 as the top ranking student in the BSc Honours Physics course of the University of Madras। ठीक है। इसके बाद he received a PhD from Cambridge University in 1949। While at Cambridge, Ramchandran met Linnaeus Pauling, नाम सुना होगा आपने, है ना, and was deeply influenced by his publications on models of alpha helix and beta plated sheet structures। है ना, ये सुने होंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं। that directed his attention to solving the structure of collagen and he passed at the age of 78 on April 7, 2001। तो ये था इंट्रोडक्शन GN रामचंद्रन का एंड दिस वाज द यूनिट 3। आई होप आपको इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा और आपको बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता लग रही होगी और बहुत जल्दी आपके जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो रहे होंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और जुड़े रहें ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ इस सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी और आपके लिए वीडियोज़ आते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।